इस फिल्म की शुरुआत होती है और हम एक आदमी को दिखाई देता है जो कि अपनी बिजनेस मीटिंग में होता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी डेथ हो जाती है और यहाँ पर मौजूद लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। और सिर्फ यही नहीं, शहर में बाहर भी बहुत सारे लोग बिना किसी रीजन के ऐसे ही मरने लगते हैं। जिसके बाद हमें एक जियोलॉजी प्रोफेसर जॉर्ज को दिखाया जाता है जो कि अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में पढ़ा रहा था। और तभी यहाँ पर आर्मी के कुछ ऑफिसर जॉर्ज को लेने के लिए आए होते हैं और जॉर्ज देखता है कि वो अपने साथ डॉक्टर सर्च को भी लाए होते हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन का एक्सपर्ट है। अब इन दोनों को एक सीक्रेट आर्मी मीटिंग के लिए ले जाया जाता है जहां जाकर इनकी मुलाकात जनरल से होती है और जनरल इन्हें हाल ही में हुए हादसे के बारे में बताते हैं जिसने ये बहुत सारे लोगों की बिना किसी रीजन के डेथ हो गई थी। और हैरानी की बात ये थी कि इन सभी लोगों की डेथ एक ही साथ एक ही समय पर हुई थी। लेकिन ऐसा कैसा पॉसिबल था, यही जानने के लिए इन दोनों को यहाँ बुलाया गया। जॉर्ज जब इन्हें देखता है तो समझ जाता है कि इन सभी की मौत एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से हुई है। दरअसल जिन लोगों की डेथ हुई थी उन सभी को कोई ना कोई हार्ट कंडीशन थी, इसीलिए इन सभी के दिल में पेसमेकर नाम की एक डिवाइस थी जो कि इनके दिल को जिंदा रखती थी। लेकिन हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से इनकी वो डिवाइस दिया तो खराब हो गई या फिर इनका दिल इतना तेज धड़कना शुरू हुआ कि इन्हें हार्ट अटैक आ गया और इनकी जान चली गई। रीजन पता चलने के बाद जनरल कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा काम अब खत्म हुआ, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। लेकिन जो कहता है कि जनरल हमें पता लगाना चाहिए कि आखिर इतनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पर आई कहाँ से। लेकिन जनरल उनकी कोई बात नहीं सुनते और वो यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ये परेशानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी क्योंकि अगले ही दिन लोगों पर पक्षियों का अटैक होता है, जैसे कि वो किसी चीज से बहुत ज्यादा डरे हुए हों और इसीलिए वो पक्षी अपना इस तरह का अनयूजुअल बिहेवियर दिखा रहे थे। अब यहाँ पर जॉर्ज की थ्योरी सही साबित होने लगी थी क्योंकि बर्ड्स भी ट्रेवल करने के लिए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हैं। लेकिन वो बेस अब डिस्टर्ब हो रही है और इन पक्षियों का बिहेवियर भी और सेम इसी तरह की सिचुएशन एस्ट्रोनॉट के स्पेसक्राफ्ट के साथ भी देखने को मिलती है, क्योंकि जब वो अर्थ के करीब आ रहा था तब उस पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था और वो अर्थ पर क्रैश होने ही वाला था। लेकिन एस्ट्रो पायलट रेवेका उसे अपनी सूझबूझ से एक रिवर पर लैंड कराती है और अपनी टीम की जान बचा लेती है। वही दूसरी तरफ अब जो चैन से बैठने वाला नहीं था वो हाल ही में हुए सभी हादसों की स्टडी करता है और बाद में जब वो अर्थ का 3D मॉडल देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर अपनी रिसर्च को जाकर डॉक्टर कॉनरेड को दिखाता है और डॉक्टर भी उसकी इस रिसर्च को देखकर परेशान हो जाते हैं और जॉर्ज से मिलने के बाद वो अपनी एक सीक्रेट फाइल को ढूंढ कर बाहर निकालते हैं। अब इसके बाद जब रात होती है तो रात में सभी को आसमान में कलरफुल प्लेयर्स नजर आने लगती है, लेकिन सभी लोग इस बात से अनजान थे कि ये पृथ्वी पर आने वाले एक बहुत ही बड़े खतरे का साइन है। खैर, अब जब अपने इस पॉइंट को हाईलाइट करता है तो कुछ बड़े ऑफिसर्स के साथ उसकी मीटिंग की जाती है जहां पर जो जिन सभी को अपनी खोज बताता है वो ही नहीं यहाँ पर एक शॉकिंग इन्फॉर्मेशन देता है। कहता है कि यह अर्थ की ओजोन लेयर धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रही है। वो कहता है कि अर्थ की कोर में जो लिक्विड है उसके घूम नहीं है, उसके स्पिन होने से अर्थ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जेनरेट होता है। लेकिन अभी ये लिक्विड घूमना बंद हो गया है, जिस वजह से अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी बनना बंद हो गई है और इससे होगा यह कि अगले कुछ महीनों में आसमान से फ्लाइट से खुद ब खुद गिरना शुरू हो जाएंगी। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज हैं सब एक्सप्लोर होने लगेंगी, बड़े बड़े तूफान आएंगे और भी कई तरह की क्लाइमेटियस आएंगी और आखिर में ये अर्थ तबाह हो जाएगी। लेकिन ये क्यों हो रहा है इनको कोई आइडिया नहीं था और इसको ठीक भी नहीं किया जा सकता था क्योंकि अब तक इंसान अर्थ के सिर्फ 11 किलोमीटर अंदर ही जा चुके हैं। लेकिन अर्थ का कोल्ड जहां पर ये लिक्विड मौजूद होता है वो 3000 किलोमीटर नीचे है, जिसका टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकता है। ये बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं। लेकिन तभी डॉक्टर कॉनरेड को अपना पुराना दोस्त ब्रेड याद आता है जिसके पास शायद इस परेशानी का कोई हल हो सकता है। खैर, जब ये बेड से जाकर मिलते हैं तो इन्हें खुशखबरी मिलती है क्योंकि वो एक डिवाइस बनाने में कामयाब हो गया था जो भी अल्ट्रासोनिक वेस्ट की मदद से किसी भी मेटल को धूल में बदल सकती है। ब्रेड में यूटेनियम नाम के एक ऐसे मेटल को भी डिस्कवरी किया है जो कि किसी भी किस्म की हिट को बर्दाश्त कर सकता है, बल्कि जितना हिट और प्रेशर उस पर ज्यादा पड़ता है वो उतना ही स्ट्रांग हो जाता है। और अब इस धातु से पृथ्वी की कोर में जाने के लिए शिप बनाना एक अच्छा आइडिया होगा क्योंकि इससे अच्छा दूसरा आइडिया इनके पास और कोई था भी नहीं और ना ही इनके पास ज्यादा टाइम है। खैर,
अब गवर्नमेंट इन्हें हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है ताकि वो शिप को जल्द से जल्द बना सके। गवर्नमेंट एक हैकर पिच को भी हायर करती है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक्सप्लोजिव की खबर किसी को भी पता चले जिससे लोग डर जाए। पिंच का काम इस मिशन में किसी भी पोस्ट को इंटरनेट पर देखकर उसे डिलीट करना था। अपग्रेड काफी मेहनत करने के बाद उस पावरफुल शिप वर्जिन को बनाने में कामयाब हो जाता है और ये शिप चलने के लिए अल्ट्रा पावर न्यूक्लियर का यूज करेगा। अर्थ की कोर तक जाने के लिए पूरे शिप को 6 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया था ताकि उस हिस्से में अगर कोई खराबी आ जाए तो उस हिस्से को शिप से अलग कर दिया जाए। प्लान के मुताबिक ब्राजील कोल में जाकर एक्सक्लूसिव को कोर में ड्रॉप करेगा, जिसके वहां पर ब्लास्ट होने से अर्थ का कोर रोटेट करने लगेगा। ये काम एकदम CPR की तरह था जहां पर अर्थ की कोर को झटका दिया जाएगा लाने के लिए। अब इससे पहले ये लोग आगे और कुछ कर पाते, इन्हें एक और जोर का झटका मिलता है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के डिस्टर्ब होने से जगह जगह और भी हादसे होने लगे थे, यानी कि अब इनके पास मशीन टेस्टिंग के लिए भी टाइम नहीं है। अब वो फौरन अपने मिशन के लिए मारियाना ट्रेंच की तरफ निकल जाते हैं। अब ये लोग जैसे ही समंदर में टाइप करते हैं, इन्हें एक और नई चीज देखने को मिलती है कि समंदर में मौजूद वेल इनके चारों तरफ तैरने लगती है। अब जमीन में एंटर करने के लिए जिम मारियाना ट्रेंच को छूट किया था, जहां पर इन्हें भूकंप का सामना करना पड़ता है, लेकिन जिम के किसी तरह से शिप को कंट्रोल करके इस जमीन में अपना अंदर जाने का रास्ता बना लेता है। क्रस्ट का लेयर पत्थरों से बना हुआ था और वर्जिन शिप उसे चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। अब थोड़ी ही देर के बाद वो अर्थ के मेंटल लेयर में एंटर हो जाते हैं, जहां पर लगभग 3 किलोमीटर ठीक सेमी सॉलिड लेयर होती है और लगभग 12 घंटों के सफर के बाद उन्हें सोना पर कुछ डार्क सपोर्ट नजर आते हैं। जो समझ जाता है कि सोनार पर ब्लैक स्पॉट का मतलब यह है कि वो एरिया एकदम खोखला है। लेकिन ये बजट सिर्फ खोखले एरिया में फ्लाई ये गिलाइड करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, तो वर्जिन के काफी बड़ा होने की वजह से इन्हें इतना टाइम नहीं मिलता कि ये उसे बचा सके और देखते ही देखते वर्चुअल किसी अननोन क्रिस्टल की दुनिया में एंटर कर जाता है, जहां पर इन सभी की जान तो बच जाती है, लेकिन एक जॉइंट क्रिस्टल इनकी शिप में फंस जाता है और अब इनके पास कोई जाना नहीं था सिवाय शिप के इंपेयर हिस्से से बाहर निकलकर इस मुसीबत को हटाने का। इंपेरियल बहुत ही गर्म हिस्सा था, जिससे पहले इन्हें नाइट्रोजन गैस का यूज करके उसे ठंडा करना होगा। बाहर निकलने के बाद इन्हें समझ आता है कि ये कुबाल से बने हुए एक कुकून में है। ये जियोट क्रिस्टल की दुनिया है जो भी अर्थ की सरफेस पर वोल्केनो के आसपास भी पाए जाते हैं, लेकिन उनके पास इस अनोखी सी दुनिया को एक्सपीरियंस करने के लिए समय नहीं था क्योंकि जिस हॉल से ये यहाँ आए थे वहाँ से पिघला हुआ लावा अंदर घुसने लगता है, जिससे सभी क्रिस्टल कोलैप्स होने लगते हैं। वो कैसे भी गैरकानूनी सभी क्रिस्टल को हटाने में 2 कामयाब हो जाते हैं, लेकिन एक क्रिस्टल आइफ सीन को लग जाता है जिससे वो खोलते हुए लावे में गिर जाता है और उनके पास इस सब के लिए टाइम नहीं रहा, इसलिए वो इंजन को स्टार्ट करके खोलते हुए लावा से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इन्हें 2 दिन बीत जाते हैं और अब ये आउटर कोर के करीब पहुंचने वाले थे, इसलिए टीम के कुछ लोग न्यूक्लियर डिवाइस को रेडी करने में लग जाते हैं। लेकिन तभी बैग का सामना आइलैंड के साइड जीतने एक डायमंड से होता है। वो कैसे भी ब्राजील को बचाते हुए वहां से निकल आती है, लेकिन आखिर में एक बड़ा डायमंड ब्लास्ट कंपार्टमेंट से टकरा जाता है, जिसकी वजह से सिस्टम खुद ब खुद डैमेज कंपार्टमेंट को हटाने लगता है। अब इन्हें रियलाइज होता है कि इससे तो न्यूक्लियर कंट्रोल यूनिट भी पीछे छूट जाएगा और इसके बिना तो ये मिशन पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए जल्दी से उस कंपार्टमेंट में जाकर न्यूक्लियर कंट्रोल यूनिट जोश को दे देता है और खुद को सैक्रिफाइस कर देता है क्योंकि वो बाहर नहीं निकल पाता। शहर जोश का बहुत ही अच्छा दोस्त था, इसलिए उसकी मौत तरफ से बहुत दुख होता है, लेकिन उन्हें अर्थ को बचाने के लिए आगे बढ़ना ही था। और फाइनली कुछ टाइम के बाद वो अर्थ की कोर में एंटर कर जाते हैं और यहाँ अगर वो जानते हैं कि कोरगेल डेंसिटी उनके अंदाजे से भी कहीं ज्यादा थी, जिसका मतलब ये था कि वो जितने भी एक्सक्लूसिव अपने साथ लाए थे वो काफी नहीं है और इससे तो पावरफुल बेस पैदा ही नहीं होंगी। डॉक्टर जिम से कहता है शायद हमारी ये मिशन फेल हो चुका है, पूरा हमें शायद प्लान बी पर काम करना चाहिए। ये बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर प्लान भी है क्या, और अब यहाँ पर जनरल प्रोजेक्ट डेस्टिनी के बारे में रिवील करते हैं। दरअसल यूएस मिलिट्री को ऐसा लग रहा था कि उनके दुश्मनों ने एक ऐसा वेपन तैयार किया है जिससे कि खतरनाक भूकंप पैदा हो सकता है, इसलिए उन्होंने जिम के लीडरशिप में खुद का एक और भी पावरफुल वेपन तैयार किया।
जो कि हाई पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अर्थ के कोर में फायर करता है। अब जोश को भी समझ आ जाता है कि अचानक से अर्थ का कोर रोटेट करना बंद क्यों हो गया था, क्योंकि ये प्रोजेक्ट डेस्टिनी की वजह से ही हुआ था और यूएस मिलिट्री इसके लिए खुद जिम्मेदार है, जिनसे ये था कि एक बार हमारे वापस जाने पर वो प्रोजेक्ट नहीं को फिर से फायर कर सकते हैं ताकि कोर को दोबारा से स्टार्ट किया जा सके। लेकिन जोश अब इनकी बात नहीं मानता, तो वही अब इनके पास वापस आने का भी टाइम नहीं है, इसलिए इन्हें प्लान बी एग्जीक्यूट करना ही होगा। अब सिर्फ जनरल की अप्रूवल का इंतजार था, लेकिन अब इससे पहले कोर में एक होल होने लगता है, जिससे समंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं और बड़े बड़े ब्रिज टूटकर गिरने लगते हैं। अब जनरल ओलिस्क नहीं रह सकते थे, अब जोश और उसकी टीम भी वहां पर पहुंच गई थी। इनके पास अब दूसरा कोई प्लान नहीं था और अब टाइम भी कम था। अब जोश पिंच को एक सीक्रेट मैसेज भेजकर जनरल को थोड़ी और देर इंतजार करने के लिए कहता है और ऑफ पिंच यूएस मिलिट्री के सारे डेटा को हैक करके प्रोजेक्टेड की रिसर्च में लग जाता है। दूसरी तरफ जोस ब्रेस के साथ इस प्रॉब्लम का हल निकालने में लग जाता है। तब जिम की इन्हें एक सोल्यूशन बताता है कि हमें इसे एक साथ एक्सप्लोरर करने की बजाय हमें इसे पार्ट्स में एक्सप्लोर करना चाहिए, जिससे कि इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि कंपार्टमेंट यहाँ पर मैन्युअली अलग नहीं की जा सकते थे। जब उनमें कोई डिफॉल्ट होगा तो सिस्टम ही उन्हें अलग कर सकता है और इन्हें मैन्युअली ऑसर करने के लिए इंपेरल सेक्शन में जाना होगा। लेकिन उसका टेम्परेचर 9000 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है और हमारा सूट आधा ही टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है, और अभी के पास इतनी नाइट्रोजन भी नहीं थी कि ये उससे इंपेरल को ठंडा कर सके। कोई और रास्ता न मिलने पर ब्रेस कहता है कि मैं अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करूंगा। दुखी होकर सभी लोगों से अलविदा कहते हैं और ब्रिज इंपेरल में जाता है। वहां पर गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि कुछ ही समय में उसका औजार भी पिघल जाता है। दूसरी तरफ जनरल डेस्टिनी को फायर करने वाला होता है। तब पिंच अपनी पूरी जान लगा देता है। उससे रोकने के लिए वही ब्रज अपने मकसद में कामयाब हो जाता है और वो सिस्टम को ओवरराइड कर देता है, लेकिन उस हिट से वो खुद को नहीं बचा पाता और उसकी जान चली जाती है। अब इसके बाद ये लोग हर कंपार्टमेंट में न्यूक्लियर बॉम्ब डालकर उसे रिलीज करने लगते हैं। लेकिन जब आखिरी कंपार्टमेंट बचते हैं तब जोत को रियलाइज होता है कि उनके पास इनफ एक्सक्लूसिव नहीं है। अब इससे पहले ये कोर्स है, अपने शिप वर्ग को एक बड़ा झटका लगता है, जिससे जिम की न्यूक्लियर मेटल के नीचे दब जाता है और उनका बैग से भी कनेक्शन टूट जाता है। अब बैग न्यूक्लियर कंपार्टमेंट को रिलीज करने वाली थी। दूसरी तरफ जोश जिम्स को निकाल ही नहीं पा रहा था, इसलिए जीन्स की उसे समझाता है कि वो इसे छोड़कर चला जाए क्योंकि अर्थ को इस वक्त उनकी जरूरत है। वो जोश से कह रहा है कि एक्सप्लोजन को बढ़ाने के लिए है, वो वर्जिन की स्ट्रेंथ सेल्फ का भी यूज कर सकता है, जिसके बाद जोश उसे वहां से छोड़कर चला जाता है। अब जोश रीजन्स की अकॉर्डिंग ही सब कुछ करता है, जिससे वर्जिन का इंजन भी बंद हो सकता था, लेकिन वो अपनी परवाह नहीं करता और कंपार्टमेंट को रिलीज कर देता है। अब इनका पावर सप्लाई बंद हो चुका था और ये भी अब अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। तभी जोश को याद आता है कि वर्जिन जीस मेटल से बना है, उसे एनर्जी हिट और प्रेशर से मिलती है, तो इसीलिए जब यहाँ पर ब्लास्ट होगा तो उसकी एनर्जी को शिप के लिए यूज किया जा सकता है, और इसलिए जब वो एक एक करके ब्लास्ट होते हैं तो ब्राजील को यहाँ पर बूस्ट मिल जाता है और कार भी रोटेट होना शुरू हो जाता है, जिससे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ब्राजील अब प्रेशर की वजह से सेंटर से तो बाहर आ चुका था और अब्बू समंदर की सतह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन ब्राजील को प्रेशर उस ब्लास्ट से मिला था तो वो अपनी पावर खो देता है और उनका कनेक्शन भी कंट्रोल रूम से टूट जाता है। अब उनकी टीम को पता ही नहीं था कि आखिर उनका शिप समंदर में कहां पर है, लेकिन तभी वहां पर रेस्क्यू टीम एक ही जगह पर बहुत सारी व्यर्थ को घूमते हुए देखती है। जी सर, वो समझ जाते हैं कि वर्जिली यहीं पर हैं और ये इस वजह से था कि जोश ने अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी को ऑन कर दिया था। जैसे करके जान बची और हमारी फिल्म खत्म होती है।